हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैब। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी को सप्लीमेंट करने के लिए अकाउंट सब्जेक्ट में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम संतोष है। आई हैव डन माई मास्टर्स इन कॉमर्स। आई वॉज एन अकाउंटेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिफोर टेकिंग अप द एजुकेटर रोल. Okay, I have also cleared my GRF in commerce with all India rank of 106 and with 99.78 percentile. ठीक है, शुरू करने से पहले हम एक वार्म अप क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हम सभी आगे पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। और यही क्वेश्चन जो है लास्ट सेशन का होमवर्क क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो हमें बताना है जनरल एंट्री क्या होगी सैलरीज रिकॉर्ड करने के लिए। सैलरीज रिकॉर्ड करने के लिए जनरल एंट्री क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो सैलरी क्या है? एक एक्सपेंस है और हम डिस्कस कर चुके हैं जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो कंसर्न्ड अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, है ना। और कैश अकाउंट कम होगा इसमें। कैश एक असेट अकाउंट है और जब भी असेट अकाउंट डिक्रीज होता है तो उस अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज हम क्या क्या चीजें समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो देख लेते हैं। सब्सिडरी बुक्स का मीनिंग समझेंगे हम पहले, उसके बाद जितनी भी तरह की सब्सिडरी बुक्स हैं उन सबको एक एक करके पढ़ेंगे और उनकी यूटिलिटी को भी जानेंगे कि सब्सिडरी बुक्स की जरूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। जब हम सब्सिडरी बुक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, तो उसी बीच डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे बच्चों को डर लगता है। आज वो डर निकल जाएगा कि डेबिट नोट कब यूज करते हैं और क्रेडिट नोट कब यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है कि जनरल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। ट्रांजैक्शन को सबसे पहले इसी में रिकॉर्ड किया जाता है, जनरल बुक में। उसके बाद जनरल से पोस्टिंग होती है लेजर में। लेजर का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल अकाउंट्स, है ना, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल अकाउंट्स में जब हम पोस्टिंग करते हैं उसे बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक्स की जरूरत क्यों पड़ती है और कहाँ पड़ती है, इसको समझते हैं पहले। हमने ये पढ़ा था कि रिटेल स्टोर्स हैं, कोई भी छोटे बिजनेस है या नॉर्मल साइज के बिजनेस है, उसमें एक बुक प्रिपेयर करते हैं जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इस बुक को बोला जाता है जनरल बुक। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन को रूल से रिकॉर्ड करते रहते हैं, उस बुक को बोलते हैं जनरल बुक। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हर सेकेंड हर मिनट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे, परचेजेस हो रही होंगी, सेल्स हो रही होंगी। अब एक ही बुक में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसी सेकंड में उसी मिनट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो एक एंटर करने में तो टाइम निकल जाएगा, फिर दूसरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो ट्रांजेक्शन छूट सकते हैं ना। और अगर ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में कोई भी इकोनॉमिक इवेंट अगर हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हम सेट कर सकते हैं जो कि अलग अलग बुक को संभाले। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल जियो मार्ट है। जियो मार्ट में एक परचेज डिपार्टमेंट होगा और एक सेल डिपार्टमेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट परचेज बुक हैंडल कर रहा है या परचेज बुक में रिकॉर्डिंग कर रहा है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी ट्रेडिंग के लिए गुड्स खरीदे जा रहे हैं वो परचेज डिपार्टमेंट खरीद रहा है, परचेज बुक में एंट्री भी वही कर रहा है। ठीक है, तो ये परचेजेस संभाल रहा है। जितने भी परचेजेस हम क्रेडिट बेसिस में कर रहे हैं सारे के सारे परचेज डिपार्टमेंट वाला एंटर कर रहा है। इसी तरह से जितने हम सेल कर रहे हैं वो सेल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? इस अलग सी बुक में सारी की सारी एंट्री कर रहा है। जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सेल से रिलेटेड क्रेडिट बेसिस में उन सबको यहाँ रिकॉर्ड कर रहा है। इसी तरह से जो बाकी, मान लो कि मशीनरी हम खरीद रहे हैं, हम लोग जियो मार्ट में काम करते हैं, हम लोग अकाउंटेंट्स हैं, तो अगर हम कोई मशीनरी खरीद रहे हैं क्रेडिट बेसिस में, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, उसके लिए एक अलग बुक प्रिपेयर कर रहे हैं कि जितने ट्रांजेक्शन इस टाइप के होंगे उसको अलग बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारी जो बुक्स है ना, ये क्या है? सब्सिडरी बुक्स हैं, मतलब ये जनरल का ही पार्ट है, ये सब लेजर हैं, जनरल को ही सब डिवीजन कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और सब अलग अलग टाइप के हैं। तो जो एक टाइप का है, मतलब कि जैसे परचेजेस हम कर रहे हैं क्रेडिट बेसिस में, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन किस तरह के हैं? परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में गुड्स को, है ना, तो इनको क्लासीफाई कर लेते हैं एक बुक में। मतलब एक बुक में एक ही तरह के ट्रांजेक्शन, एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसलिए ये सब्सिडरी बुक्स काम आती हैं कि सारे परचेजेस हम एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बुक में सारे सेल्स जो गुड्स हम कर रहे हैं क्रेडिट बेसिस में उनको एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जिसका नाम है सेल्स बुक। तो हमने क्या किया? बहुत सारे ट्रांजेक्शन को उनके नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया, है ना, और उसको सेम नेचर के
जो ट्रांजेक्शन हैं उनको एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लिया। इन्हीं बुक्स को बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो सब्सिडरी बुक्स क्या है? स्पेशल जर्नल्स हैं। क्या है? स्पेशल जर्नल्स हैं। जर्नल्स को ही डिवाइड किया गया है, इसको नाम दिया गया है सब्सिडरी बुक्स या फिर स्पेशल जर्नल या सब जर्नल भी बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखना है कि सब्सिडरी बुक्स लेजर का पार्ट नहीं है, सब्सिडरी बुक्स किसका पार्ट है? जर्नल का पार्ट है। ठीक है, तो जब भी बिजनेस एक्सपैंड करता है हमें एक बुक की जगह बहुत सारी बुक ले लेते हैं और सारी बुक जनरल बुक्स हैं। ठीक है, उन सारी बुक्स को बोलते हैं क्या? सब्सिडरी बुक्स। जनरल के ही सब पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जनरल को डिवाइड किया गया है सब जनरल्स में, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। लेकिन कितने तरह की सब्सिडरी बुक्स होती हैं? पहला तो जो डिवीजन है, जो प्रोडक्ट डिवीजन है, उसमें कैश बुक को रखा गया है। कैश बुक में हम किस तरह की एंट्रीज करते हैं? जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे कैश से रिलेटेड, वो सारे के सारे कैश बुक में आ जाएंगे। वेदर हम परचेज कर रहे हैं गुड्स या फिर हम परचेज कर रहे हैं इक्विपमेंट या असेट, अगर हम कैश में कोई भी परचेज कर रहे हैं या कैश में कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन है, हम सैलरी पे कर रहे हैं, अगर वो कैश में हो रहा है तो सारा का सारा कैश बुक में आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो समझ में आता है सर हमको। आगे बताइए। आगे जो ये बुक्स हैं, इतनी बुक्स जो है, इनको बोलते हैं अदर डे बुक। इसमें क्या क्या आती है? इनको डे बुक्स भी बोला जाता है, सब्सिडरी बुक्स को डे बुक्स भी बोला जाता है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। तो अदर डे बुक में क्या आता है? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, जो हमने रिटर्न्स किए हैं, परचेज जो हमने किए उसके बाद जो रिटर्न कर दिए वो परचेज रिटर्न में आएगा। सेल्स बुक, जो हमने सेल्स की है क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न बुक, जो हमने सेल किए फिर हमको वापस मिल गया है, तो सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, ये सब क्या है? अदर डे बुक में आती है। इसके अलावा एक और बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रांजेक्शन किसी भी बुक में नहीं आ पाएगा वो किस में आएगा? जनरल प्रॉपर बुक में आएगा। वो किस में आएगा? जनरल प्रॉपर बुक में आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम कैश बुक को डिस्कस करते हैं डिटेल में अब। ठीक है, तो कैश बुक में वो सारे ट्रांजेक्शन आएंगे, वो सारे के सारे कैश रिसीट्स भी आएंगे और सारे के सारे कैश पेमेंट्स भी आएंगे। ठीक है, सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस में हो रहे हैं सबके सब कैश बुक में एंटर करेंगे हम। ठीक है, और अगर हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं ना, तो अलग से हम कैश की एंट्री जो जनरल में नहीं लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल का ही पार्ट है कैश बुक, है ना। जनरल को ही सब डिवाइड किया गया है कैश बुक, परचेज बुक में। तो जो जनरल प्रॉपर बनेगा, बहुत सारी बुक्स बनेंगी ना, तो अगर कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं कैश की एंट्रीज, तो वो किसी और बुक में नहीं आएगी, किसी भी और बुक में नहीं आएगी। इसी तरह अगर हम परचेज की एंट्री करेंगे, जो क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज किए हैं उसको अगर परचेज बुक में डालेंगे तो वो किसी और बुक में नहीं आएगा। ठीक है, कैश बुक के दो तरह के टाइप हैं, एक है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक है डबल कॉलम कैश बुक। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो कैश बुक को ध्यान से अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड है डेबिट, राइट साइड है क्रेडिट। अरे सर ये तो देखा देखा लग रहा है। हाँ, ये कैसा है? कैश अकाउंट जैसा ही है, ये बिल्कुल कैश अकाउंट जैसा है। डेबिट साइड में हम सारी की सारी रिसीट्स रखेंगे जो भी हमें कैश रिसीव हो रहा है, और क्रेडिट साइड में सारी की सारी पेमेंट रखेंगे जो भी हमें कैश देना पड़ रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड होंगे इस कैश बुक में, और लेफ्ट साइड में सारी की सारी रिसीट्स जो है रिकॉर्ड करेंगे, और राइट साइड में क्या करेंगे? सारे के सारे पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे हम। ठीक है, तो हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये कैश अकाउंट की जैसा ही लग रहा है हमें, है ना। तो कैश बुक को याद करने का तरीका बहुत आसान हो गया कि कैश बुक एकदम कैश अकाउंट जैसा लगता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक की। किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक की। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में जो हम अमाउंट लिखेंगे ना, यहाँ पे ये जो हमने अमाउंट लिखा हुआ है ये सिर्फ कैश से रिलेटेड होगा। मतलब कैश अगर जा रहा है तो उसको यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश अगर आ रहा है तो उसको यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से कैश बुक में एंट्रीज करने वाले हैं हम। हमारे पास कैश इन हैंड ऑलरेडी है 30,000 का 1 नवंबर 2017 को। जब हमारे पास पहले से कैश रखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है हमारा डेबिट बैलेंस है ना, क्योंकि कैश बुक में असेट अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। इसका मतलब हमारे पास कैश ऑलरेडी रखा है, तो मतलब हमारे पास डेबिट बैलेंस ऑलरेडी है। तो रूपा ट्रेडर्स का ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जब हमारे पास कैश बैलेंस बचा हुआ है मतलब वो डेबिट बैलेंस है ना। तो हम क्या करेंगे? अपना डेबिट बैलेंस लिख देंगे नवंबर 1 2017 को। ठीक है, तो हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? जनरल के बाद लेजर, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम जनरल के सब डिवीजन के बारे में भी सीख रहे हैं कि जनरल को कैसे डिवाइड किया गया है, उसी का पार्ट है कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक में हमने क्या रख दिया? डेबिट बैलेंस रख दिया
जो पहले से हमारा बैलेंस है 30,000। अब नेक्स्ट एंट्री कैसे करेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत। अब अगर कैश रिसीव हो रहा है गुरमीत से तो इसका मतलब है कैश हमारा बढ़ रहा है, और अगर कैश बढ़ता है तो कैश अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाता है ना। कैश अकाउंट को क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करेंगे, क्योंकि वो बढ़ रहा है, असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। गुरमीत से रिसीव हो रहा है तो गुरमीत का अकाउंट क्रेडिट होगा, गुरमीत का अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना। क्यों गुरमीत का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमने पहले गुरमीत को सामान बेचा होगा, तभी तो उससे कैश रिसीव हो रहा है ना। अब तो जब पहले हमने सामान बेचा होगा तो वो हमारा क्या होगा, हो रहा होगा डेटर होगा, वो हमारा डेटर होगा। और अब डेटर डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि उससे पैसे हमें मिल रहे हैं। तो जब भी डेटर डिक्रीज होते हैं, मतलब असेट डिक्रीज होते हैं, तो हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसीलिए गुरमीत का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अच्छा ठीक है सर, आगे बताइए। कैश बुक में डेबिट साइड में एंट्री करेंगे सेकेंड एंट्री के लिए, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना। सेकंड एंट्री के लिए कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। लेकिन हम रिसीट्स में लिखेंगे क्या, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा उसको लिखेंगे, बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेजर वाले लेक्चर में कर चुके हैं ना, वैसे वैसे ही काम करता है कैश बुक बिल्कुल। तो जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स या फिर रिसीट्स में। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट पेड ₹6,000। अब कैश पेमेंट कर रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अच्छा सर, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसको कहाँ एंट्री करनी चाहिए हमें, इसे कहाँ एंट्री करनी चाहिए, क्रेडिट में एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, और डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, इंश्योरेंस। तो इसका मतलब है कि जो पेमेंट में हम अकाउंट लिखेंगे वो कैसा अकाउंट लिखेंगे, इंश्योरेंस, क्योंकि डेबिट क्या हो रहा है, इंश्योरेंस। तो अगर हम कैश बुक में क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हैं, कैश बुक में क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हैं, तो जो पर्टिकुलर से पेमेंट का जो कॉलम होता है उसमें क्या लिखेंगे, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है। हम डेबिट साइड में एंट्री कर रहे हैं ना, हम क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हैं ना, तो कौन सा अकाउंट लिखेंगे, जो डेबिट हो रहा होगा। और अगर हम कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे तो हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, आसान है ना। हाँ सर, हम अब बहुत आसान है, हमको तो समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर ₹13,800। फिर से हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि असेट बढ़ रहा है ना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो फिर से हम कैश में क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। और किस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, फर्नीचर को, तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर डेट डाल के और अमाउंट लिख देंगे। ये तो सर बहुत आसान था, सारे के सारे आसान है, बहुत सारे, कुछ नहीं करना है। जनरल एंट्री से सीधे ट्रांसफर करना है कैश बुक में, जैसे हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर करते थे बिल्कुल वैसे ही कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं कैश बुक बिल्कुल कैश अकाउंट जैसा बिहेव करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी बहुत आसान है, कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सेल इज एन इनकम, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, और कैश इज एन असेट, असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, 28,000, आसान है। परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश। अब हमने परचेज किया है गुड्स को ना, और कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मतलब कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। और डेबिट डेबिट किसको करेंगे, परचेजेस को, क्योंकि डेबिट हो रहा है परचेज अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे 17,400। अगली एंट्री है परचेज स्टेशनरी। नाउ वी आर परचेजिंग स्टेशनरी नॉट एनी गुड्स, तो स्टेशनरी अकाउंट होना चाहिए डेबिट की, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि असेट में आ गया। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, मतलब कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगेन एंट्री करेंगे और स्टेशनरी को लिखेंगे, क्योंकि डेबिट क्या हो रहा है, स्टेशनरी। ठीक है, कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। रुक्मणी को कैश पे किए हैं, इसका मतलब है कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रुक्मणी डेबिट हो रही है। पहले रुक्मणी क्रेडिटर थी हमारी, उसको हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं 12,500 में, है ना। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, रुक्मणी डेबिट होंगी, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में रुक्मणी लिखेंगे डेट डाल के और अमाउंट लिख देंगे। वेरी गुड। सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश, अगेन कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, सेल अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंटर करेंगे, सेल अकाउंट लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से रेंट पेड करेंगे तब भी वो एंट्री होगी, सैलरी पे करेंगे फिर भी वही एंट्री होगी। डिपॉजिटेड इन बैंक, ये देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश जा रहा है और बैंक में रुपए आ रहे हैं। क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, डिपॉजिटेड बैंक है ना, तो बैंक में रुपए बढ़ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। क्यों सर, क्रेडिट साइड में एंट्री क्यों होगी, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना। तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे और डेबिट में क्या लिखेंगे, बैंक, मतलब पेमेंट वाली साइड में क्या लिखेंगे, बैंक। ठीक है, ये सारे के सारे अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट ही तो हो रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हैं हम।
और ये सारे अकाउंट क्या हो रहे हैं जो लिखे हुए हैं, क्योंकि हम डेबिट साइड में एंट्री कर रहे हैं तो ये सारे के सारे अकाउंट क्रिएट हो रहे थे। तो बैंक अकाउंट लिखेंगे और बैंक का अमाउंट लिख देंगे 8000, ठीक है, क्योंकि हमारा 8000 जो अमाउंट है वो कम हुआ है कैश बुक से, इसलिए हम 8000 एंटर कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और ये टेबल हमको याद रखनी, हमको पता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ये, जनरल एंट्री करने के लिए ये टेबल याद रखनी जरूरी है। ये तो बहुत आसान है, समझ के भी हो सकता है। असेट्स अगर बढ़ते हैं और अगर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करेंगे, बस इतना याद रखना है, बाकी तो सब रिवर्स मानना पड़ेगा। तो अगर असेट और एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, तो बाकी कुछ भी बढ़ेगा, अगर लायबिलिटी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, इक्विटी बढ़ी है, इनको क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, और डिक्रीज करने में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा इन वालों को, बस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे सिंगल कॉलम कैश बुक को हम बैलेंस करेंगे। तो जहां भी CD लिखा होगा उसका मतलब कैरेट डाउन है, जहां भी BD लिखा होगा उसका मतलब ब्रॉट डाउन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारी कैश बुक बनी थी जो हमने लास्ट स्लाइड में प्रिपेयर की थी, ठीक है। इसमें जो डेबिट बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस को प्लस करते हैं तो 88,200 आ रहा है, ठीक है जी। अब हम अगर क्रेडिट साइड में आते हैं, ठीक है, क्रेडिट साइड में जब आते हैं तो ये जो है, जो हमारे अकाउंट्स डेबिट हो रहे थे यहाँ पे, इन सबको अगर ऐड कर रहे हैं तो 88,200 नहीं आ रहा है। और हमने पढ़ क्या रखा था कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होने चाहिए, है ना, कोई भी असेट और लायबिलिटी है उसको बैलेंस हम करेंगे। तो इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पे तो 88,200 नहीं आ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, यहाँ पे जो भी बैलेंस आ रहा है इनको प्लस करने पे वो 88,200 से 23,400 कम है। तो हमें कुछ नहीं करना है, डेबिट साइड वाला ज्यादा है, ठीक है, क्रेडिट साइड वाला कम है, तो जो साइड कम है उसमें हम बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे, जितना भी कम है वो अमाउंट डाल देंगे 23,400, ठीक है। और उसके बाद दोनों अब बराबर हो गए, 88,200 यहाँ भी आ गया, 88,200 यहाँ भी आ गया, तो दोनों अब अमाउंट इक्वल हो गए, ठीक है। तो हमने कैरी डाउन लिखा है क्रेडिट साइड में, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है, ध्यान से समझना है यहाँ पे, अगर हम कैरी डाउन क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कैश बुक का डेबिट बैलेंस बड़ा होगा, है ना, क्योंकि बड़ा था अगर डेबिट बैलेंस, तभी तो हमने बैलेंसिंग करने के लिए क्रेडिट साइड में एक अमाउंट ऐड किया है ना। तो जब भी हम कैरी डाउन क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि कैश बुक जो है हमारा डेबिट बैलेंस दे रहा है, हमारे पास एक्स्ट्रा कैश रखा हुआ है। और जो एक्स्ट्रा कैश है ना 23,400 का, ये नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डेट को एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन उतर जाएगा कंपनी में, डेबिट बैलेंस में, कैश बुक के डेबिट बैलेंस में नेक्स्ट की फर्स्ट डे को, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे को एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन उतर जाएगा। इसका क्या सिग्निफाई कर रहा है ये, कि हमारे पास इतना कैश रखा हुआ है, जो भी नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट पीरियड आया या नेक्स्ट मंथ आया, उसके फर्स्ट डे में इतना बैलेंस हमारे पास एज अ कैश है अवेलेबल डेबिट बैलेंस में। डेबिट बैलेंस मतलब प्लस में है कैश, ठीक है जी। आगे बढ़ाइए सर, अब बहुत हो गया कैश बुक तो हमको समझ में आ गया पूरा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कैश बुक अगर हमने प्रिपेयर कर ली तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिल्कुल ये कैश अकाउंट जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल कैश बुक बिल्कुल कैश अकाउंट जैसा लग रहा है। तो क्या हमको ये लग रहा है कि अगर हमने कैश बुक प्रिपेयर कर ली तो हम अलग से कैश अकाउंट प्रिपेयर करना सही रहेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि कैश बुक बिल्कुल कैश अकाउंट जैसा बिहेव कर रही है, तो हमको अलग से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम कैश बुक काम कर देगी एज अ कैश अकाउंट एज वेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी हमें सेपरेट कैश बनाने की लेजर में जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने कैश बुक बना दिया है, ठीक है। अब हमने ये सीखा था पहले के लेक्चर जो भी हुए हैं, 3 लेक्चर हो चुके हैं, 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो पहले भी हम ये सीख चुके हैं कि जो जनरल में एंट्रीज हम कर रहे हैं उसको हम पोस्ट करते हैं कहाँ पे, कैश लेजर में। जो भी हम जनरल में एंट्रीज कर रहे हैं उनको कहाँ पोस्ट करते हैं, लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं ना। और कैश बुक क्या है, एक तरह का जनरल तो है ना, कैश बुक क्या है, एक तरह का जनरल तो है। हम बात कर चुके हैं कि जनरल को ही सब डिवाइड किया जाता है, तो इस सब डिवीजन ऑफ जनरल है, तो इसका मतलब है कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक सारी की सारी क्या है, जनरल कैटेगरी में आती हैं। तो अब हम इसकी पोस्टिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, इस कैश बुक से पोस्टिंग करनी पड़ेगी रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में। तो उसके बारे में सीखेंगे कि कैसे हम इस बुक का यूज करके, कैश बुक का यूज करके, जो भी अकाउंट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ये सारे अकाउंट जो यूज हो रहे हैं, इनको रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे, ठीक है जी। पढ़ते हैं। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं कैश बुक के डेबिट बैलेंस से। अच्छा, कैश बुक बनी हुई है तो हमें कैश अकाउंट का लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, बाकी सारे अकाउंट के लेजर बनाने पड़ेंगे। क्योंकि कैश अकाउंट क्यों नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक बिल्कुल कैश अकाउंट जैसा बिहेव कर रहा है, ऐसे नहीं बनाना पड़ रहा है, लेकिन बाकी सारे बनाने पड़ेंगे। तो डेबिट से शुरुआत करते हैं, गुरमीत से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो गुरमीत
जो अकाउंट हो रहा है वो हो रहा है क्रेडिट, और कैश अकाउंट, कैश बुक डेबिट हो रहा है ना, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा होगा। तो इस पे अगर हम इसकी जनरल एंट्री विजुलाइज करते हैं कि कैश बुक डेबिट हो रहा है, गुरमीत क्रेडिट हो रहा है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत अकाउंट, है ना। अब इसका लेजर अगर बनाते हैं तो गुरमीत अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा, हमें गुरमीत अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, ये तो हमने सीखा है पहले, आपने बता चुका है प्रीवियस लेक्चर में, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि सब्सिडरी बुक से कैसे पोस्टिंग होती है लेजर अकाउंट में। ठीक है जी, तो गुरमीत अकाउंट जो है क्रेडिट कर रहे हैं, गुरमीत अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, तो बहुत आसान है। गुरमीत का राइट जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट है और लेफ्ट साइड जो है राइट साइड जो है वो क्रेडिट है। तो गुरमीत अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे क्या, कैश अकाउंट, क्या करेंगे जो डेबिट हो रहा होगा, तो हमने एंट्री कर दिया कैश अकाउंट डेट डाल के अमाउंट, तो ये हमारा हो गया। इतना आसान था सर, हाँ इतना आसान था, ये कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पहले जनरल से पोस्टिंग की थी लेजर में, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो गुरमीत कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेल्स में, क्योंकि नेक्स्ट एंट्री है सेल्स की। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है या कैश बुक डेबिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, इजी। तो सेल्स के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, और एंटर क्या करेंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, और अलग अलग एंट्रीज हैं तो अलग अलग करेंगे एंट्री। ठीक है, तो पहली एंट्री के लिए 28,000 जो है सेल्स क्रेडिट हो रहा है और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे नवंबर 16 को, ये वाला, और अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे कैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेबिटेड अकाउंट है वो लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 28,000 से एंट्री कर दी हमने। नवंबर 27 को फिर से एंट्री करेंगे कैश की और 18,200 अमाउंट लिख देंगे। ये तो सर बहुत आसान था, सारे के सारे आसान है, कुछ नहीं है, अकाउंट्स पूरी ही आसान है, बस हमें लॉजिक से समझना है। ठीक है, दिमाग लगा के समझना पड़ता है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड में, कैश बुक क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है कि कैश अकाउंट भी क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा, है ना। हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि कैश बुक और कैश अकाउंट बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब कि सारे के सारे अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे, है ना, ये सारे के सारे अकाउंट क्या हो रहे होंगे, डेबिट हो रहे होंगे। तो इंश्योरेंस अकाउंट जब हम लेजर बनाएंगे तो इसकी डेबिट साइड में एंट्री करेंगे ना, और डेबिट साइड में जब एंट्री करेंगे तो पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट, तो लिख दिया हमने कैश अकाउंट, बहुत आसान है, डेट डाल दिया नवंबर 8 की और अमाउंट लिख दिया 6,000। ठीक है जी, हो गया ये। अगला आते हैं फर्नीचर में, फर्नीचर में भी सेम तरह से एंट्री करनी है, कैश बुक के क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब है फर्नीचर डेबिट हो रहा होगा तो फर्नीचर के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश लिख के एंटर कर देंगे। ये सारी की सारी एंट्री बिल्कुल ऐसे ही होंगी। ठीक है, स्टेशनरी से लेके रुकमनी सबके डेबिट साइड में एंट्री होगी, क्योंकि ये सारे के सारे अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सैलरी अकाउंट, बैंक अकाउंट में भी डेबिट साइड में एंट्री आएगी, और कैश हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट है सारे के सारे। ठीक है, क्योंकि अगर डेबिट में एंट्री कर रहे हैं इसका मतलब है जो पर्टिकुलर्स में हम अकाउंट लिखते हैं वो सारे क्रेडिट होंगे, और अगर क्रेडिट में एंट्री कर रहे हैं तो पर्टिकुलर्स में वो सारे अकाउंट लिखेंगे जो डेबिट हो रहे होंगे। वेरी गुड, तो हमने सिंगल कॉलम कैश बुक अच्छे से समझ लिया है। अब डबल कॉलम कैश बुक की बात आएगी, जो हमने लास्ट की एंट्री पढ़ी ना, ये कि हम बैंक अकाउंट में रुपए डाल रहे हैं और कैश क्रेडिट हो रहा है ना। लेकिन अगर डबल कॉलम कैश बुक होता है ना, तो पता है क्या होता है, जब हम कैश बुक बनाते हैं तो अभी तक हम सिर्फ अमाउंट लिख रहे थे ना यहाँ पे, और अमाउंट किसके बारे में दिखा रहा था, सिर्फ कैश को दिखा रहा था। किसको दिखा रहा था, सिर्फ कैश को। यहाँ हमें बहुत ध्यान से समझना जो बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत ध्यान से। डबल कॉलम कैश बुक क्या करता है, कैश का अमाउंट तो रखता है, साथ में बैंक का अमाउंट भी रखता है। मतलब कैश बुक अब डबल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट को नहीं कर रहा है रिप्रेजेंट, कैश अकाउंट को भी कर रहा है और बैंक अकाउंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे सर ये क्या बात है, एक बुक दो अकाउंट को। हाँ, अगर डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो दो अकाउंट का काम कर रहा है या दो अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से अकाउंट को, कैश अकाउंट को भी और बैंक अकाउंट को भी। और कॉलम भी हमने इसलिए एक बढ़ा दिया, बैंक का अलग बना दिया। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि कैश बुक के डेबिट साइड में भी हमने एक कॉलम बढ़ा दिया बैंक का, और क्रेडिट साइड में भी एक कॉलम बढ़ा दिया बैंक का। पिछले वाले केस में सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या कर रहे थे, सिर्फ हम कैश के बैलेंसेस को नोट कर रहे थे ना, या फिर कैश के ट्रांजेक्शन को। अब बैंक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होंगे वो भी नोट करेंगे डबल कॉलम कैश बुक में। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, आगे बताइए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कैश बुक बना रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक, तो ये कैश अकाउंट का भी काम कर रहा है, बैंक अकाउंट भी काम कर रहा है, क्योंकि जो बैंक में बैलेंसेस आएंगे वो बैंक अकाउंट का काम करेंगे, और जो कैश में बैलेंसेस जो भी एंट्रीज कैश में होंगी वो कैश अकाउंट काम करेगा, है ना। तो अगर हम
ये कैश बुक बना रहे हैं, डबल कॉलम कैश बुक, तो हमें अलग से ना ही कैश अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कैश बुक, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों को ही रिप्रेजेंट कर ले रहा है ऑलमोस्ट पूरा सेम सेम। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक के लिए। ये एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास बैंक बैलेंस इतना था, कैश बैलेंस इतना था। ठीक है, तो इसको हम डबल कॉलम कैश बुक में कैसे एंटर करेंगे, एक एक करके सारी एंट्रीज देखते हैं। ठीक है, पहला पहला क्या था कि हमारे पास बैंक बैलेंस 42,000 है और कैश बैलेंस कितना है, 15,000 है। अच्छा, कितना है, बैंक बैलेंस 42,000 है, कैश बैलेंस 15,000 है। फॉर्मेट हमको पता है, यहाँ रिसीट लिखते हैं, यहाँ लेजर फॉलो लिखते हैं, यहाँ कैश लिखते हैं, यहाँ बैंक। ठीक है, यहाँ डेबिट साइड बोल सकते हैं, यहाँ क्रेडिट साइड बोल सकते हैं ना, और यहाँ पेमेंट साइड लिखते हैं, ये हो गया पार्टीशन। यहाँ पेमेंट साइड लिख सकते हैं, यहाँ लेजर फोलियो, यहाँ पे कैश के अमाउंट रहेंगे, यहाँ पे बैंक के अमाउंट रहेंगे। ठीक है, पहली एंट्री क्या है, हमारे पास बैंक का बैलेंस ऑलरेडी है और कैश का बैलेंस भी ऑलरेडी है। तो अगर बैलेंस ऑलरेडी होता है, मतलब असेट हमारे पास ऑलरेडी है, तो डेबिट साइड में एंट्री होगी, है ना। हम पढ़ चुके हैं कि असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो ये ऑलरेडी असेट है तो हमारे बैलेंस भी डेबिट में बचा होगा, है ना। तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे या फिर रिसीट साइड में एंट्री करेंगे, और क्या लिखेंगे पर्टिकुलर से रिसीट में, बैंक बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस पीरियड, है ना, पहले से आ रहे हैं बैलेंस। कैश बैलेंस कितना था, 15,000 था, और बैंक बैलेंस कितना था, 42,000 था। ठीक है जी, अगली एंट्री जो है हमारी, जो प्रीवियस स्लाइड में है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, बहुत ध्यान समझना है। अब कौन बताएगा कि हमने डबल कॉलम कैश बुक में क्रेडिट साइड में एंट्री की है परचेजेस की, इसका मतलब है जनरल एंट्री क्या हो रही होगी हमारा, और बैंक साइड में कॉलम में एंट्री की है। ध्यान देना, क्या एंट्री की है, बैंक साइड में, इसका मतलब है एंट्री क्या हुई होगी, हमने कोई चीज परचेज की है, हमने गुड्स परचेज किए हैं और पेमेंट की है चेक से। हमने गुड्स परचेज किए हैं और पेमेंट की है चेक से, है ना, और पेमेंट कितना किया है, 12,000 का। इसलिए उसकी जनरल एंट्री क्या हुई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, इसलिए इस कैश बुक के हम क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, परचेजेस। ठीक है जी, समझ में आ रही है सर, अब बात समझ में आ गई कि कैश और बैंक कैसे, दोनों कैसे साथ साथ चलेंगे। जहां पे कैश अकाउंट क्रेडिट या डेबिट हो रहा होगा वहां पे कैश कॉलम में एंटर करेंगे, जहां पे बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा वहां पे बैंक को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले केस में हमने सेल की थी, अगला जो एग्जांपल है जो हमने इसके प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, उसमें हमने सेल की है। ठीक है, सेल की है और हमें पेमेंट मिल रही है कैश में, है ना। तो अगर हमने सेल की है तो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, कौन बताएगा, सेल अकाउंट होगा क्रेडिट, है ना, सेल अकाउंट होगा क्रेडिट। कितने से हो जाएगा सेल अकाउंट क्रेडिट, 6,000 से, और हमारे पास कैश आ जाएगा डेबिट। ठीक है जी, जब हमारे पास कैश आ गया डेबिट, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट साइड में, इस कैश बुक में डेबिट साइड में एंटर करके सेल लिखेंगे और कैश वाले कॉलम में एंट्री कर देंगे। किसमें कर देंगे, कैश वाले कॉलम में एंट्री कर देंगे। अच्छा, अगली एंट्री क्या होनी चाहिए, हमारी मशीनरी अकाउंट, हमने मशीनरी खरीदी है, अगली वाली एंट्री में हमने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी, परचेज मशीनरी एंड पेड थ्रू चेक, पेड थ्रू चेक। ठीक है, तो हमने मशीनरी खरीदी 5500 की और हमने पेमेंट किया है चेक से। पेमेंट किससे किया है, चेक से। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा ना, क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और कितने की मशीनरी खरीदी है, 5500 की। कितने की मशीनरी खरीदी है, 5500 की। तो इसको कैश बुक में एंटर कैसे करेंगे, इस लेजर अकाउंट को, इस जनरल एंट्री को कैश बुक में एंटर कैसे करेंगे। अच्छा सर, ये तो बड़ा कठिन लग रहा है, कठिन कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड में जाएंगे और पेमेंट वाली साइड में क्या लिख देंगे, मशीनरी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मशीनरी लिख देंगे, और अमाउंट क्या डालेंगे, 5500। क्या डालेंगे, 5500। लेकिन किस कॉलम में लिखेंगे, बैंक में भी कैश में, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो बैंक में लिखेंगे। इसी तरह हम सारी की सारी जनरल एंट्री कर देंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है जो मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, बाकी सब डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी, कुछ नहीं करना है। हमको ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, हमें जनरल एंट्री निकालनी है और सबको ट्रांसफर करते जाना है कैश में। लेकिन एक एंट्री है जो मुझे बतानी है स्पेशली, वो एंट्री क्या है समझते हैं। ठीक है, वो एंट्री का नाम है डिपॉजिटेड कैश, डिपॉजिटेड कैश, है ना, या फिर एक और एंट्री बोल सकते हैं विड्रॉवल, और विड्रॉवल ऑफ कैश। क्या निकाल सकते हैं, विड्रॉवल ऑफ कैश, या फिर डिपॉजिटिंग द कैश इनटू द बैंक, या फिर विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम द बैंक। इस एंट्री को हमें ध्यान से समझना है, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर हम डिपॉजिट करते हैं कैश, दोनों केस देखते हैं। अगर हम डिपॉजिट करते हैं कैश, ठीक है,
हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, इसका मतलब हमारा कैश कम हो रहा होगा, है ना, और बैंक का बैलेंस बढ़ रहा होगा, है ना। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया हमारे, बहुत आसान है। तो हमने डिपॉजिट किया कैश बैंक में, तो बैंक अकाउंट बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है, अगर हम विड्रॉ करते हैं कैश, क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं कैश, तो अब कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा, है ना, बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये है विड्रॉल की एंट्री, लिख देते हैं इसको, ये है विड्रॉवल की एंट्री, ठीक है, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि हमने बैंक से कैश निकाल लिया, तो कैश बढ़ गया, कैश डेबिट कर दिया हमने और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इन दो एंट्रीज को इस कैश बुक में कैसे लिखेंगे वो हमें सीखना है। ठीक है, डिपॉजिट से शुरू करते हैं। अगर हम कैश डिपॉजिट करते हैं, अगर हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, लेकिन कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। सर आपने तो बताया था कि अगर डेबिट हो रहा है तो कैश बुक को डेबिट कर देते हैं, और अगर क्रेडिट हो रहा है कैश या फिर बैंक तो क्रेडिट कर देते हैं। इसमें तो सर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो अब हम कैश बुक को क्या करें, डेबिट करें कि क्रेडिट करें, दोनों करेंगे, इसीलिए ये एंट्री मैं अलग से बता रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश बुक डेबिट होना चाहिए, क्योंकि कैश बुक बैंक अकाउंट भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कैश अकाउंट भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो इस हिसाब से कैश बुक को डेबिट करना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो इस हिसाब से कैश बुक को क्रेडिट भी करना चाहिए। तो दोनों ही एंट्री, दोनों ही इंपैक्ट पड़ेंगे कैश बुक में। कैसे होगा ये, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट अगर हमें करना है तो मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में एंटर करेंगे, और डेबिट साइड में एंटर करके हम जो अकाउंट क्रेडिट था उसको लिखेंगे रिसीट में ना, तो रिसीट में क्या लिख देंगे, कैश को लिख देंगे, अगर ये एंट्री है तो। ठीक है, और अगर हमें अब इस सेम एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसको भी शो करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस कैश बुक के कहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, और नीचे क्या डाल देंगे, बैंक, नीचे यहाँ पे क्या डाल देंगे, पेमेंट वाले में बैंक डाल देंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो क्या डाल देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डाल देंगे, बैंक लिख देंगे यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे बैंक लिख देंगे और एंटर कर देंगे अमाउंट। ठीक है, समझ में आ गया सर, ये तो बहुत आसान था, बहुत आसान है। अब आगे एक और समझेंगे केस एग्जाम्पल के साथ, जो है विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक। इसको बहुत ध्यान समझना है, इसमें अमाउंट के साथ लेके चलते हैं। 10,000 अगर हमने विड्रॉ किया मान लेते हैं, ठीक है, हमने विड्रॉ किया, इसको ध्यान समझना है, ठीक है, क्योंकि किस कॉलम में एंट्री है ये समझना है। हमने विड्रॉ किया कैश बैंक से, अमाउंट कितना था, 10,000। ठीक है सर, आगे बताइए। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कौन बताएगा कि हम कैश बुक को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। तो डेबिट साइड में आते हैं। डेबिट साइड में ये जो पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है या रिसीट का कॉलम है ना, इसमें क्या अकाउंट लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, तो हमने लिख दिया बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है ना, तो बैंक लिख दिया। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अमाउंट क्या लिखेंगे, 10,000, अमाउंट क्या लिखेंगे, 10,000। लेकिन सर ये बताइए कि इस 10,000 को किस कॉलम में लिखेंगे हम, कैश कॉलम में लिखेंगे कि बैंक कॉलम में लिखेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। अब यहीं पे हमें ध्यान समझना है, ठीक है। हमें क्या देख रहे हैं कि हम कैश बुक को डेबिट कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक को डेबिट कर रहे हैं इस एंट्री की वजह से, क्योंकि हमने कैश अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है ना, तो कैश बढ़ रहा था इसलिए हम डेबिट साइड में एंटर कर रहे हैं ना, है ना। तो अगर कैश के डेबिट साइड में एंट्री कर रहे हैं कैश बुक के, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम कैश में ही एंटर करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट एंट्री क्या हो जाएगी, यहां से कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है टू बैंक, और एंटर करेंगे हम कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश अकाउंट बढ़ रहा था ना, उसकी वजह से हम डेबिट कर रहे हैं कैश बुक को। अगर बैंक अकाउंट बढ़ रहा होता, जैसे कि ये था डिपॉजिटिंग कैश वाला ऑप्शन जो हमने एग्जांपल पढ़ा था, ध्यान समझना है। अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा होता, तो अगर हम बैंक अकाउंट डेबिट करने की वजह से कैश बुक को डेबिट में एंट्री कर रहे होते, तो हम बैंक कॉलम में एंट्री करते, मतलब बैंक कॉलम में अमाउंट लिखते हैं ना, अगर बैंक अकाउंट बढ़ रहा होता तो। लेकिन इस केस में, सेकंड वाले केस में, हम क्या कर रहे हैं, कैश को विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉवल ऑफ कैश है ना, तो कैश का अमाउंट बढ़ रहा है ना, कहां से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं और अपने पास रख रहे हैं, कैश में रख रहे हैं। ठीक है, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, कैश अपना जो कैश है उसमें जोड़ रहे हैं, तो कैश अकाउंट बढ़ रहा है ना, तो कैश अकाउंट बढ़ रहा है इसलिए हम कैश बुक को डेबिट कर रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, कैश कॉलम में ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है सर, समझ में आती है ये बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए, ये कैश बुक क्रेडिट भी होनी चाहिए, बिल्कुल होगी, कैश बुक क्रेडिट भी होगी
और डेबिट वाला कैश अकाउंट था, तो हम इस पेमेंट साइड में हम यहाँ कैश भी लिखेंगे। ठीक है सर, कैश लिखेंगे। अमाउंट भी 10,000 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट था ना, तो अमाउंट हमने 10,000 लिख दिया। लेकिन किस कॉलम में रहेगा, कैश में कि बैंक में? अब तो बहुत आसान हो गया होगा, बैंक वाले में रहेगा, क्योंकि कैश बुक क्रेडिट हो रही है। क्यों हो रही है? कैश बुक क्रेडिट किसकी वजह से हो रही है? बैंक अकाउंट के क्रेडिट होने की वजह से हो रही है, क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं ना, क्योंकि हमने विड्रॉ कर लिया कैश बैंक से अपने, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, इसलिए हम जो कैश यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे किस कॉलम में एंट्री करेंगे? बैंक वाले कॉलम में एंट्री करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर आगे बढ़िए। अब ये वही वाली कैश बुक है जो हमने भी पढ़ी, सारे के सारे अकाउंट और सारे के सारे अमाउंट एक एक करके लिख रखे हैं। ठीक है, इसको एक बार बैलेंसिंग करना सीख लेते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस करना भी आना चाहिए ना, तभी तो हम ट्रायल बैलेंस में इसको एंटर कर पाएंगे। क्योंकि हमें कैश बुक जब बनी तो नहीं हमें बैंक अकाउंट लेजर में प्रिपेयर करना है, नहीं हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? लेजर के बाद ट्रांसफर करना पड़ता है ना ट्रायल बैलेंस में। तो ये कैश बुक ही काम करेगा हमारा एज ए लेजर ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो हमें से बैलेंस करना भी आना चाहिए, क्योंकि बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं हम ट्रायल बैलेंस में, इसके बारे में अगले लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं। चलो, कैश वाले को प्लस किया, डेबिट का कितना बैलेंस आ गया? 31,000। बैंक को सारा प्लस किया, कितना आ गया? 46,500। ठीक है सर, आगे बताइए। क्रेडिट साइड में अगर हम प्लस कर रहे हैं, जो हमने पेमेंट की है, जो अमाउंट कम हो रहा है, तो हमने कैश को प्लस किया तो बराबर नहीं आ रहा, 31,000 नहीं आ रहा, थोड़ा सा कम है ये। इसी तरह से हमने बैंक को प्लस कर दिया। ठीक है सर, अब जितना जितना अमाउंट कम हो रहा है ना, किसी भी साइड कम हो सकता है, इस केस में क्रेडिट साइड में अमाउंट कम है, तभी तो हम बैलेंस यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये डेबिट साइड है। तो जितना भी कम है ना, जितना भी क्रेडिट का प्लस करके कम आया है, किससे? डेबिट साइड से। डेबिट साइड में 31,000 है, जितना भी कम आ रहा है उतना और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं हम, बैलेंस कैरिड डाउन लिख के। क्या लिख के? बैलेंस कैरिड डाउन लिख के हम ऐड कर देंगे, 10,000 ऐड कर देंगे, अब 31,000 हो जाएंगे, ये बराबर हो गए। ठीक है, इसी तरह से बैंक वाले का डेबिट बैलेंस 46,500 है, यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है? 13,900 है ना। और ये कैसे निकालेंगे 13,900? इनको प्लस करेंगे, इनको प्लस किया हमने, ये सारे जो भी बैंक के क्रेडिट बैलेंस से प्लस किया, और डेबिट वाले को प्लस करके 46,500 आई गया है। तो 46,500 में से इनका जो प्लस करके आया उसको माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा कि कितना बैलेंस कम हो रहा है। तो 13,900 एक्स्ट्रा लिख देंगे और टोटल ऐड करके 46,500 बराबर हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैरी डाउन बैलेंस किस साइड आ रहा है हमारा? क्रेडिट साइड में आ रहा है ना। बैंक और कैश के क्रेडिट साइड में हम बैलेंस करना पड़ा है ना, हमें एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ रहे हैं, किस साइड में? क्रेडिट साइड में, है ना। इसका मतलब हमारे पास डेबिट बैलेंस ज्यादा था, कैश के केस में भी और बैंक के केस में भी, दोनों ही केस में हम कहाँ प्लस कर रहे हैं? कैरी डाउन कहाँ कर रहे हैं? क्रेडिट साइड में कर रहे हैं ना। इसका मतलब है दोनों ही केस में हमारे पास डेबिट बैलेंस ज्यादा था, कैश में भी और बैंक में भी। और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? एसेट के लिए प्लस में बैलेंस था। पढ़ाया था ना कि अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, मतलब डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब प्लस में बैलेंस होगा एसेट में, है ना। तो कैश अकाउंट हमारे पास प्लस में था और बैंक अकाउंट भी हमारे पास प्लस में था, मतलब डेबिट बैलेंसेस थे। और वही डेबिट बैलेंसेस ये हैं जिनको हमने बैलेंस करके कैरी डाउन करके लिखा है क्रेडिट साइड में। अब ये अगर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट पीरियड के फर्स्ट डे में एंटर होंगे तो एज अ ब्रॉड डाउन एंट्री हो जाएंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन। हम लास्ट पीरियड से बैलेंस हमने ब्रॉड डाउन कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा पैसे बचे हुए डेबिट बैलेंस में, इसीलिए डेबिट साइड में लिखा है। ये कितना कितना बैलेंस बचा हुआ है? कैश का 10,100 और बैंक का 13,900। चलिए सर, ये तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वही कैश बुक का है, इसको फॉर्मेट के सहित अच्छे से बना के दिखा दिया, यही हमारे कैश बुक होती है। ठीक है, अब डबल कॉलम कैश बुक से लेजर में कैसे एंटर करेंगे? ये तो बिल्कुल सेम है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम जो हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में पढ़ा था, वही चीज है, कुछ अंतर नहीं है इसमें। हम डेबिट साइड से शुरुआत करते हैं या क्रेडिट साइड से शुरुआत करते हैं? चलो पहले क्रेडिट साइड ले लेते हैं। अगर कैश बुक हमारी क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब या तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा या तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, है ना। तो डेबिट, ये सब सारे के सारे डेबिट हो रहे होंगे, सारे के सारे अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे। तो ये जो अकाउंट की लेजर बनाएंगे हम सबके डेबिट में एंट्री करेंगे, सबके डेबिट में एंट्री करते जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान नहीं रखना है कि जब हम इसको डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट किसको करेंगे, ये बस ध्यान रखना है। जैसे परचेजेस हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, परचेज के साथ डेबिट साइड में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर्स में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? जो क्रेडिट का अकाउंट होगा वो लिखेंगे ना। तो यहाँ पे तो सर कैश बुक लिखा हुआ है, कैश बुक तो सर कैश अकाउंट भी रिप्रेजेंट करता है और बैंक अकाउंट भी रिप्रेजेंट करता है। तो सर हम डेबिट किसको करेंगे? आपने तो बताया नहीं, अभी बता देते हैं। अच्छा ठीक है, ये जो
ये जो अकाउंट था हमारा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, तो समझाया दोनों में से एक अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे और इस सारे के सारे अकाउंट जो बन रखे हैं सब डेबिट हो रहे होंगे। तो परचेज अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं, परचेज के डेबिट साइड में एंट्री कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा अमाउंट कहाँ लिखा हुआ है, कैश में लिखा हुआ है कि बैंक में लिखा हुआ है। बैंक में लिखा है ना, इसका मतलब है बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, क्योंकि कैश भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कैश अकाउंट भी बैंक अकाउंट भी। लेकिन एंटर कहाँ कर रखा है, अमाउंट अमाउंट कर रखा है एंटर बैंक के कॉलम में, इसका मतलब है बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। तो जब पर्टिकुलर्स में आएंगे सितंबर 4 की एंट्री जब करेंगे तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं, इसमें मशीन है फिर परचेजेस है। देखिए थर्ड एंट्री देखते हैं, फिर से परचेजेस है 17 सितंबर को। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कैश अकाउंट में एंट्री है, कैश के कॉलम में एंट्री है। जब कैश के कॉलम में एंट्री है इसका मतलब है कैश अकाउंट क्रिएट हो रहा होगा। तो जब अब हम परचेज के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे सितंबर 17 की, तो हम कैश लिखेंगे, बैंक नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। ठीक है, सबसे कठिन एंट्री तो सर आपने बता दी, बाकी तो सर बहुत आसान आसान है, कुछ नहीं करना है। अब सेल्स वाले तो सर हम बहुत आसानी से कर लेंगे। सेल्स है, सेल्स की एंट्री कहाँ पे, एक में कैश में एक में बैंक में है। इसका मतलब है सेल्स अकाउंट सर क्रेडिट हो रहा होगा, क्योंकि डेबिट साइड में एंट्री है तो सेल्स अकाउंट की हम क्रेडिट साइड में आएंगे। और पहला सेल्स जो है उसमें कैश में एंट्री है ना सर, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, है ना। तो कैश अकाउंट लिखेंगे पहले वाले में सितंबर 8 में, और सितंबर 16 पे क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम सितंबर 16 में बैंक लिख के एंट्री कर देंगे। सर ये तो हमको बहुत आसान लग रहा है। हाँ सब आसान है, ये सब आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ध्यान से फोकस के साथ देखना है। ठीक है, तो सारी एंट्री हम इसी तरह से सबको सब हम कर लेंगे लेजर अकाउंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत बड़ा पोर्शन इस लेक्चर का कंप्लीट कर लिया अच्छे समझ के, क्या, कैश बुक और परचेज बुक। अब सारे के सारे बुक्स हमारे बहुत आसान हो जाएंगे, है ना। नहीं, हमने अभी कैश बुक पढ़ा है, परचेज बुक हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, परचेज बुक भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। कैश बुक हमने पढ़ लिया कि जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं या बैंक के ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं सब डबल कॉलम कैश बुक में उतर जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन, भले हम गुड्स खरीद रहे हो या गुड्स बेच रहे हो या फिर अदर इक्विपमेंट या असेट्स खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, कैश के बेसिस में सबके सब कैश बुक में एंटर हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं परचेज बुक के बारे में। ठीक है सर, परचेज बुक पढ़ाइए। ठीक है, जब भी हम परचेज करते हैं गुड्स को, जब भी हम परचेज करते हैं गुड्स को, तो हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। किसमें रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक। हमने पढ़ा था ना कि अगर हम कैश में परचेज कर रहे हैं गुड्स को तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई एंट्री एक बुक में रिकॉर्ड जा रही तो दूसरी बुक में एंट्री उसकी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कैश बुक में सर रिकॉर्ड हो गया है परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, तो उसका परचेज बुक में तो एंट्री नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं किसमें, अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं क्रेडिट बेसिस में, अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं किस बेसिस में, क्रेडिट बेसिस में, तो रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में। तो रिकॉर्ड करते हैं किसमें, परचेज। ध्यान रखना है, अगर हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को, सिर्फ गुड्स को, किस बेसिस में, क्रेडिट बेसिस में, तो हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। ठीक है, ध्यान रखना है हमको ये। अगर हम कैश परचेज कर रहे हैं बाकी चीजों का, चाहे ऑफिस इक्विपमेंट हो, फर्नीचर हो, तब भी वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं बाकी चीजों का, जैसे ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, अदर असेट्स का, अगर हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो भी हम परचेज बुक में एंटर नहीं करेंगे। ध्यान देना है, क्योंकि जनरल एंट्री में हम पढ़ चुके हैं कि परचेज अकाउंट खुलता क्यों है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं ना। तो उसी से रिलेट करके समझना है कि अगर हम परचेज बुक में भी एंट्री कर रहे हैं, भले परचेज बुक जनरल तरह की बुक है, ठीक है, लेकिन हमें एक रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लेके समझना है कि परचेज अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ गुड्स अगर परचेज कर रहे हैं तो ही परचेज बुक में एंटर करेंगे। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वो भी कब, जब हम क्रेडिट बेसिस में गुड्स परचेज कर रहे हैं तभी हम परचेज बुक में एंट्री करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल समझते हैं कि फॉर्मेट क्या है इसका। ठीक है, तो कंपनी ने परचेज किए 12,000 के गुड्स रमन ट्रेडर से क्रेडिट बेसिस में, उसकी जनरल एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन ट्रेडर्स। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जनरल एंट्री मैं नहीं समझा रहा दोबारा कि कैसे होगी, क्योंकि हम जिसने भी नहीं देखा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो लेक्चर है उसको जरूर देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर किसी भी अकाउंट स्टूडेंट के लिए वही है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर है, 3rd या 4th होगा, मुझे याद नहीं है, 3rd होगा शायद। तो वो जरूर देखना है यूट्यूब में। ठीक है, उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि डेबिट कौन सा अकाउंट करना है, क्रेडिट कौन सा अकाउंट करना है। तो हम ये जनरल एंट्री कर चुके हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन ट्रेडर्स अकाउंट। इसको लेजर में कैसे करते हैं ये भी हम सीख चुके हैं, फिर देख लेते हैं। परचेज अकाउंट बनाया, परचेज के डेबिट साइड में एंट्री की, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, तो डेबिट साइड में एंट्री करके जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है रमन ट्रेडर्स को लिखा, अमाउंट लिखा। इसी तरह रमन ट्रेडर के क्रेडिट साइड में एंट्री की, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है अमाउंट लिखा, आंसर आ गया। परचेज बुक कैसे बनाएंगे सर, ये बताइए, जो काम की चीज है। लेजर जनरल तो हमको आता है, हम तो एक्सपर्ट है उसमें। अच्छा ठीक है, इसमें एक्सपर्ट है, मैं समझता हूँ। तो जनरल बुक के बारे में पढ़ते हैं कि परचेज वाली जो जनरल बुक है उसमें हम एंट्री कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। ठीक है,
अच्छा, परचेज बुक में एंट्री करते हैं जब हमें, तो ये परचेज अकाउंट के बिल्कुल डेबिट साइड जैसा लगता है। किसके जैसा लगता है? परचेज बुक किसके जैसा लगता है? परचेज अकाउंट के बिल्कुल डेबिट साइड जैसा बिहेव करता है। जो भी हमने सामान खरीदे हैं ना क्रेडिट बेसिस में, उन सबकी एंट्री होगी। अच्छा सर, जो हमने क्रेडिट में खरीदा है सामान, सिर्फ उसी की एंट्री हो रही है। हाँ, इसका मतलब है परचेज अकाउंट तो डेबिट होता है हमेशा। हाँ, और ये परचेज अकाउंट के डेबिट साइड जैसा बिहेव कर रहा है, पूरा का पूरा अकाउंट है ना। तो अगर परचेज अकाउंट के डेबिट साइड जैसा बिहेव कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स है इसमें क्या लिखेंगे हम? जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। जब परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा ना, उसको लिखेंगे। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड वुड बी रिटन हियर। ठीक है सर, आगे बताइए। परचेज बुक जो है उसमें पर्टिकुलर्स में क्या लिखने वाले हैं? जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। इस अकाउंट इस एंट्री में क्रेडिट कौन सा हो रहा है? रमन ट्रेडर्स क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रमन ट्रेडर्स। क्या लिखेंगे? रमन ट्रेडर्स। और अमाउंट यहाँ लिख देंगे 12,000। यहाँ लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर लिख देंगे, यहाँ इनवॉइस लिख देंगे, यहाँ डेट लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया हमको? आगे बताइए। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं जल्दी जल्दी से। परचेज किया हमने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से। क्या परचेज किया? टीवी, मिनी साइज टीवी 20 और 2000 का प्राइस है, और 15 टेप रिकॉर्डर्स की 12,500 पर प्राइस है। तो कैलकुलेशन की हमने 20 इंटू 2000 कर दिया, 15 इंटू 12,500 कर दिया, तो जो टोटल सामान खरीदा 22,27,500 का सामान खरीदा। उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है हमें 20% का। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जैसे सामान खरीदते समय जो हमें मॉल वगैरह में जाते हैं नहीं कि इतना डिस्काउंट है, इतना डिस्काउंट है, ये सब ट्रेड डिस्काउंट है। मतलब जो खरीदने पे हमें डिस्काउंट मिलता है। इसकी हम अकाउंट बुक में एंट्री नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हम खाली कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो हमने सामान खरीदा है 1,82,000 का खरीद लिया। किससे? नीमा जी से, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीद लिया। ठीक है सर, आगे बताइए। हमने खोली परचेज बुक। परचेज बुक कैसा काम कर रहा है? परचेज अकाउंट के डेबिट जैसा। हम पढ़ चुके हैं ना, परचेज अकाउंट के डेबिट जैसा काम कर रहा है, बिल्कुल ये। ठीक है सर, अगर परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, इस परचेज बुक का मतलब क्या है कि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, तो कुछ ना कुछ अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। और अगर हम नीमा एंटरप्राइज से सामान खरीद रहे हैं क्रेडिट बेसिस में, तो इसका मतलब नीमा एंटरप्राइज हमारी क्या है? क्रेडिटर है, क्योंकि उससे सामान खरीद रहे हैं लेकिन हम उसे रुपए नहीं दे रहे हैं, तो नीमा एंटरप्राइज क्या हो गई? हमारी क्रेडिटर हो गई। ठीक है सर, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए? हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लायबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी बढ़ती है, तो उस अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब है नीमा एंटरप्राइज क्रेडिट हो रहा होगा ना, इस परचेजिंग में नीमा एंटरप्राइज क्रेडिट हो रहा होगा। इसका मतलब है कि नेम ऑफ सप्लायर में हम नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे, क्योंकि ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इनवॉइस नंबर डालेंगे जो कि यहाँ लिख रखा है 3250, डेट डालेंगे और अमाउंट की एंट्री कर देंगे। इसी तरह से पवन से जो सामान खरीदा पवन इलेक्ट्रॉनिक्स में, नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा फिर नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से, फिर पवन से खरीदा फिर पवन से। ठीक है, सारा अमाउंट सर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो परचेज बुक क्या दिखाता है? परचेज ऑफ गुड्स दिखा रहा है ऑन क्रेडिट बेसिस में। और ये कैसा बिहेव करता है परचेज बुक? बिल्कुल परचेज अकाउंट के डेबिट साइड जैसा। मतलब अगर परचेज बुक में एंट्रीज लिख रखी हैं, इसका मतलब है कि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, और जो नीचे एंट्रीज है ना, ये अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे, ये मतलब है इसका। ठीक है, सिर्फ कैश और कैश बुक जो हमने पढ़ी थी वो पूरा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब उसका डेबिट साइड भी रिप्रेजेंट कर रहा था, क्रेडिट साइड भी रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अगर परचेज बुक है तो परचेज बुक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ परचेज अकाउंट की डेबिट साइड जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है सर, आगे बताइए, आगे बताइए, ये तो हमको आ गया समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब परचेज बुक हमने बना ली, इसकी पोस्टिंग भी तो करनी होगी ना लेजर में, तो वो तो सर बहुत आसान है, कुछ नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं ना, तो इस अकाउंट की हम क्या बनाएंगे? लेजर अकाउंट बनाना चालू कर देंगे, और परचेज का भी बनाएंगे लेजर। अच्छा, परचेज का भी लेजर बनाएंगे? क्यों सर? कैश बुक हम प्रिपेयर कर रहे थे तो कैश अकाउंट का लेजर नहीं बना रहे थे। परचेज बुक अगर हम बना रहे हैं तो आप परचेज अकाउंट का लेजर बनाने को क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ परचेज अकाउंट का लेजर बनाने को, क्योंकि परचेज बुक सिर्फ वो परचेजेस ऑफ गुड्स दिखाएगा जो हमने क्रेडिट में ले रखे हैं। लेकिन परचेज अकाउंट क्या दिखा रहा होगा? परचेज अकाउंट वो सारी एंट्रीज दिखा रहा होगा जो हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट बेसिस में भी और कैश बेसिस में भी। इसलिए हमें परचेज बुक बनाते जब है तो परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ता है। सारे के सारे लेजर बनाएंगे जो लिखे हुए हैं, साथ में परचेज अकाउंट का लेजर भी बनेगा। ठीक है, तो नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाते हैं सबसे पहले लेजर। अब नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स हमको पता है क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि परचेज बुक है, परचेज बुक जो है परचेज अकाउंट का डेबिट शो करता है, तो नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट हो रहा होगा। तो नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्रेडिट साइड में हम आएंगे और परचेज को डेबिट कर देंगे अकाउंट को। अगस्त 4 की एंट्री है, ये अमाउंट है 1,82,000, 1,82,000 लिख देंगे। सर ये तो बहुत आसान था। हाँ बहुत आसान है। आगे देखते हैं नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं और है। हाँ है, अगस्त 26 में भी है, तो अगस्त 26 डालेंगे, परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट हो रहा है ना, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये डेबिट तो शो कर रहा है।
डेबिट ही तो शो कर रहे हैं ना, तो परचेज अकाउंट को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, अमाउंट लिख दिया 54,000। ठीक है सर। इसी तरह पवन का बनाया, इसी तरह नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं इसी की कि हमने कैश अकाउंट नहीं बनाया था जब हमने कैश बुक बना लिया था, है ना। जब हमने कैश बुक बनाया था तो हमको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि कैश बुक कैश अकाउंट का पर्पस भी सर्व कर दे रहा था। लेकिन अगर हम परचेज अकाउंट बनाएंगे जबकि हमारे परचेज बुक है, क्यों, वो हम रीजन डिस्कस कर चुके हैं। फिर से बता देता हूँ कि परचेज बुक जो है सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को कंसीडर कर रहा है, गुड्स के क्रेडिट परचेजेस को, लेकिन परचेज अकाउंट में सारी एंट्रीज होती हैं जो हमने गुड्स को परचेज किए हैं, चाहे वो कैश बेसिस में हो चाहे वो क्रेडिट बेसिस में हो। ठीक है, तो इसलिए हमें परचेज अकाउंट बनाना जरूरी होता है, इसीलिए हमने परचेज अकाउंट देखो बनाया भी है। ठीक है सर, ये कैसे करेंगे परचेज अकाउंट का डेबिट, सर ये तो बताया नहीं, अभी सीख लेते हैं। ये सारे का सारा क्या दिखा रहा है, सारा का सारा दिखा रहा है परचेज का डेबिट बैलेंस, है ना, हमने पढ़ा था ना। तो परचेज के डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, सारे क्रेडिट साथ में कर देते हैं, आसान पड़ेगा हमें। अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में भी कर सकते हैं। तो सारे साथ में मिलकर सन्ड्रीज बोलते हैं, सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा होगा तो ये सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एज पर परचेजेस जनरल, ये एज पर परचेज जनरल सबका सम कितना हो गया, 6,12,000 हो गया। और डेबिट में ही क्यों एंट्री की, क्योंकि परचेज बुक में एंट्री कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट का डेबिट ही तो शो कर रहा है, और ये सारे अकाउंट क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। तो ये सारे अकाउंट को मिला करके क्रेडिट साइड में डाल दिया, 6,12,000 लिख दिया। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। अच्छा तो ये वही एंट्री है जो हमने परचेज अकाउंट बनाया। ये हमारे पास परचेज बुक थी कनिका ट्रेडर्स की जो हमने एंट्री की। अब एक और ट्रेडर्स का एग्जांपल ले लिया, रूपा ट्रेडर्स का कैश बुक था, इसने भी परचेज अकाउंट बनाया है, तो बनाएंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। कैश बुक खत्म कर लिया हमने, परचेज बुक पढ़ लिया, अब आते हैं परचेज रिटर्न के बारे में। ठीक है, अरे थक गया मैं। परचेज रिटर्न हम कब यूज करते हैं, जब भी हमने सामान खरीदा और उसके बाद वापस कर दिया सामान। हमने पहले सामान खरीदा था ना, तो हम अगर क्रेडिट बेसिस में तो हम परचेज बुक यूज कर रहे थे ना। अब अगर हम सामान वापस कर दे रहे हैं तो उसको कहाँ एंटर करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में एंटर करेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है कॉन्सेप्ट डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का, जो कि हम समझने वाले हैं, जिससे कि जिंदगी भर के लिए याद हो जाए सबको। जो कंफ्यूजन होती है ना, इसका क्वेश्चन बन सकता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। मैं समझाने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान समझना है। ठीक है, हमने सामान खरीदा था और अब हमने वापस कर दिया है। जब हमने सामान खरीदा था तो जो सामने वाली पार्टी है उसको हमने पैसे नहीं दिए थे, तो वो पार्टी हमारी क्रेडिटर हो गई थी, वो पार्टी हमारी क्या हो गई थी, क्रेडिटर हो गई थी, है ना। अच्छा, क्रेडिटर हो गई। अब हमने उसको सामान कर दिया वापस। ठीक है, हमने इसको सामान कर दिया वापस। अब मुझे ये कौन बताएगा कि अगर हम उसको सामान वापस कर रहे हैं तो उसका अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, चलो कौन बताएगा। जब हमने सामान बेचा था, नहीं सर, जब सामान खरीदा था जब हमने, तब हमारा क्रेडिटर था, और जब भी क्रेडिटर बढ़ते हैं उसका अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। अब हम सामान वापस कर रहे हैं तो अब वो हमारा कम कम अमाउंट का क्रेडिटर बनने जा रहा है, क्योंकि हमने सामान उसको वापस कर दिया ना। तो अब हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है सामान वापस करके, क्योंकि पहले उसने सामान अगर 1,000 का बेचा है, हमने 200 का सामान वापस कर दिया, तो अब सिर्फ 800 की लाइबिलिटी बच गई ना। तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी जब कम होती है तो कंसर्न अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर में, है ना। तो सामने वाली पार्टी जो हमारी क्रेडिटर थी उसका अकाउंट कर देंगे डेबिट। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है डेबिट नोट का। जब भी हम अपने अकाउंट में सामने वाली पार्टी का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सामान वापस कर दिया, तो जब भी हम सामने वाली पार्टी का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं ना, तो उसको डेबिट नोट इश्यू कर देंगे कि सर ऐसा है कि हम आपके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमने इतना सामान वापस किया है आपको। ये डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान समझना है। डेबिट नोट पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करनी है। डेबिट नोट मतलब जब हम सामने वाली पार्टी का अकाउंट डेबिट करते हैं तो उसको हम डेबिट नोट इशू कर देते हैं, उसको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका अकाउंट डेबिट कर दिया है, जितने का सामान हमने वापस कर दिया। क्योंकि पहले आपका अकाउंट क्रिएट किया था हमने, पहले आपने हमको 1,000 रुपए का सामान दिया था, लेकिन हम 200 रुपए का सामान हमको पसंद नहीं आया, तो 200 रुपए से आपका अकाउंट हम डेबिट कर दे रहे हैं। अब आप सिर्फ 800 की लाइबिलिटी है हमारे ऊपर, अब हम सिर्फ आपको 800 रुपए ही पे करेंगे फ्यूचर में। ये बताने के लिए हमने 200 रुपए का
डेबिट नोट इश्यू कर दिया। ठीक है सर, आगे बताइए। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बुक में हम इसकी एंट्री करते हैं, जो भी हमने सामान वापस कर दिया। कंपनी ने रिटर्न कर दिए रमन ट्रेडर्स को 2000 के गुड्स, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री कौन बताएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर पढ़ते हैं। परचेज रिटर्न्स अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट? क्योंकि जब हमने परचेज किया था तो परचेज डेबिट होता है, जब वापस करते हैं तो नया अकाउंट खुलता है जिसे हम क्रेडिट करते हैं। परचेज रिटर्न क्या होगा, हमेशा क्रेडिट ही होगा। क्यों क्रेडिट होगा, परचेज डेबिट क्यों हो रहा था, उसी से कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। परचेज रिटर्न इसलिए परचेज डेबिट इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस थे ना, परचेज क्या थे, हमारे एक्सपेंसेस थे, और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न क्या है, हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, अब हमने सामान वापस कर दिया, हमारा एक्सपेंस कम हो गया, और एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट करते हैं कंसर्न अकाउंट को। तो कंसर्न अकाउंट क्या है, परचेज रिटर्न है, इसलिए क्रेडिट कर दिया। रमन ट्रेडर्स डेबिट क्यों हो रहे हैं, हमने अभी डिस्कस किया था, हमने सामान वापस कर दिया, सामने वाली पार्टी का अकाउंट डेबिट करेंगे हम, क्योंकि अब वो कम लायबिलिटी होल्ड कर रहा है, अब हम उसे कम रुपए देंगे। ठीक है, लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए रमन अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे। ठीक है सर, आगे बताइए। इसको इंडिविजुअल पोस्ट कर देंगे लेजर अकाउंट पे, ये भी हमको आता है। अब परचेज रिटर्न का अगर हम जनरल बनाते हैं तो बिल्कुल ये वैसे ही ऐड करेगा जैसे परचेज रिटर्न का क्रेडिट साइड ऐड कर रहा था। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड में एंट्री होगी ना, परचेज रिटर्न तो हमेशा क्रेडिट होगा। तो जैसे परचेज रिटर्न का क्रेडिट साइड बिहेव करता है ना, वैसे ही परचेज रिटर्न बुक बिहेव करेगा। परचेज रिटर्न कैसा बिहेव करेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट साइड जैसा। कैसा करेगा, क्रेडिट साइड जैसा, परचेज रिटर्न का क्रेडिट साइड जैसा। इसका मतलब है जो भी नेम ऑफ सप्लायर में आएगा उस पार्टी का नाम आएगा जिसका अकाउंट डेबिट करना है, जिसका अकाउंट डेबिट करना है। इस केस में रमन ट्रेडर्स है, इसको लिख देंगे रमन ट्रेडर्स। ठीक है सर, आगे बताइए। ठीक है, ठीक है, ये डेबिट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। क्या कि हम सामने वाले का अकाउंट अगर डेबिट कर रहे हैं तो उसको इन्फॉर्म कर देंगे ऐसा है, ये आपका सप्लायर नेम है, हमने इतना गुड्स वापस किया तो हम आपका अकाउंट डेबिट करें। तो हमें ध्यान रहना, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, डेबिट नोटिस रेज्ड अगेंस्ट द सप्लायर हुज गुड्स हैव बीन रिटर्न्ड, उसको हमने सामान वापस कर दिया और उसका अकाउंट डेबिट कर दिया, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बनाने का बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। परचेज रिटर्न क्या शो करता है, परचेज रिटर्न बुक क्या शो करता है, परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट साइड, परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट साइड, मतलब जो भी डेबिट कर रहे होंगे एंट्री हमने परचेज किया था नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से और हमने इतने का वापस कर दिया सामान उसको, तो नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स को वापस कर दिया, तो नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, डेबिट होगा ना उसका अकाउंट, क्योंकि हमने सामान वापस कर दिया है। तो यहाँ एंट्री कर देंगे, जितने का सामान वापस किया उतना लिख देंगे, और यहाँ डेबिट नोट में एंट्री डाल देंगे जो भी डेबिट नोट है। कैश बुक पढ़ लिया, परचेज बुक पढ़ लिया, रिटर्न आउटपुट्स बुक पढ़ लिया, मतलब सेम परचेज रिटर्न बुक। अब हम पढ़ते हैं सेल्स बुक। ठीक है जी, सेल्स बुक पढ़ने में क्या करना है, जब भी हम कैश सेल्स कर रहे थे गुड्स की तो हम उसकी एंट्री कर रहे थे कैश बुक में, और जब हम क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे सेल्स बुक में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जैसे परचेज बुक का था ना सेम बिल्कुल। अगर हम सेल कर रहे हैं कैश में तो कैश बुक में एंट्री होगी, लेकिन अगर हम क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं गुड्स के तो उसकी एंट्री होगी सेल्स बुक में। ठीक है सर, आगे बताइए। आगे क्या है, एंट्री लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। ये है एंट्री, सेल्स की एंट्री। लक्ष्मी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने सेल किया थे 12,000 के गुड्स लक्ष्मी ट्रेडर्स को, तो वो हमारा डेटर बन गया था क्योंकि हमने सेल किए थे। और लक्ष्मी ट्रेडर्स को डेबिट ही क्यों किया गया ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सामने वाला डेटर है, असेट बढ़ता है डेबिट करते हैं। ठीक है, सेल्स अकाउंट इनकम है, इनकम बढ़ती है क्रेडिट करते हैं, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया है। इसको हमने इंडिविजुअल लेजर अकाउंट में पोस्टिंग भी करनी हमको अच्छे से आती है। लक्ष्मी ट्रेडर्स डेबिट हो रहा है तो लक्ष्मी ट्रेडर्स की डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है अमाउंट के साथ। सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे जो अकाउंट डेबिट हो रहा है अमाउंट के साथ। ठीक है, सेल्स जर्नल जब बनाएंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड जैसा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम वो अकाउंट की एंट्री करेंगे जो अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, जो अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, मतलब इस केस में लक्ष्मी ट्रेडर्स, इस केस में लक्ष्मी ट्रेडर्स। ठीक है सर, ये तो सर बहुत आसान था, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि जब हमने सेल कर रहे हैं तो उसको सेल बुक में एंट्री कर देंगे, जो भी हम सेल कर रहे हैं क्रेडिट बेसिस में उसको सेल बुक में एंट्री कर देंगे, और जो भी अकाउंट हमारा डेबिट था उसको एंटर कर देंगे। क्या प्रॉब्लम है अमाउंट के साथ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल सेल बुक के, देखते हैं। रमन ट्रेडर्स को हमने सामान बेचा, इतने इतने का अमाउंट निकाल के रमन ट्रेडर्स हम लिख देंगे सीधे सीधे, इनवॉइस नंबर लिख देंगे, डेट लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे जितने का सामान बेचा। फिर नूतन को सामान बेचा तो नूतन एंटरप्राइज एंटर कर देंगे, क्योंकि नूतन एंटरप्राइज को हम डेबिट कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट में सामान बेचा है, उधार में सामान बेचा है। सामने वाला पार्टी क्या हो गया, हमारा डेटर हो गया, वो बाद में हमको रुपए वापस करेगा तो हमारा असेट हो गया, तो डेबिट होगा ना जब असेट बढ़ते हैं तो। और डेबिट जो होते हैं वो सेल्स बुक के यहाँ पर्टिकुलर्स में एंटर करते हैं, तो डेबिट साइड का एंटर करके 21,000 कर दिया, क्योंकि ये सेल्स अकाउंट का
क्रेडिट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट। तो रमन ट्रेडर्स पे कर दिया है जब रमन ट्रेडर्स को हमने बेचा हो, ठीक है। पोस्टिंग की है तो बहुत आसान है, पहले पढ़ चुके हैं, परचेज में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सेल्स अकाउंट है, अगर सेल्स अकाउंट का क्रेडिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब ये सारे अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे, तो सारे के सारे अकाउंट्स के डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे एक्सेप्ट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट ही बनाएंगे, उसके क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। तो सारे के सारे अकाउंट जो बनेंगे सबके डेबिट साइड में एंट्री करते चलेंगे सेल्स से, जिसको हमने जो सेल्स किया है, ठीक है। सेल्स अकाउंट हमें बनाना पड़ रहा है, क्यों? कोई बताएगा हमें सेल्स अकाउंट क्यों बनाना पड़ रहा है जबकि हम सेल्स बुक बना रहे हैं? हम कैश बुक जो बना रहे थे, कैश अकाउंट तो नहीं बना रहे थे, लेकिन अगर सेल्स बुक बना रहे हैं फिर भी सेल्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सेल्स बुक सिर्फ क्रेडिट सेल्स को दिखाता है, लेकिन सेल्स अकाउंट क्या दिखाता है, कैश के सेल्स को भी दिखाएगा और क्रेडिट के सेल्स को भी दिखाएगा, इसलिए सेल्स अकाउंट को बनाना जरूरी है। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, ऑब्वियसली बात है, सेल्स बुक क्या दिखा रहा था, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड, तो मतलब क्रेडिट हो रहा है ना। टोटल अमाउंट कितना है, 1,10,850, तो एज पर सन्ड्री डेटर्स एज पर सेल्स बुक करके टोटल अमाउंट डाल देंगे, अलग अलग भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम रमन ट्रेडर्स टोटल रमन का, फिर डाल सकते हैं नूतन एंटरप्राइज उसका टोटल, अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, परचेज रिटर्न बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया। अब हम सेल्स रिटर्न पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है इसका जैसा हमने परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। परचेज रिटर्न में हमने सामान खरीद के वापस किया था, सेल्स रिटर्न में हमने सामान बेचा था, सामान हमने बेचा था, उसने वापस कर दिया हमको। और सामान अगर हमने बेचा था तो सामने वाली पार्टी हमारी असेट हो गई थी, वो डेबिट हो रही थी, है ना। जब वो सामान हमको वापस कर देगी तो उसका अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसने सामान वापस कर दिया हमें। अब हमारे असेट कम हो गए, असेट कम करने पे क्या करते हैं, अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको जाके देखना है, वो लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3rd लेक्चर, उसको देखना है, तभी सब सारे लेक्चर अच्छे समझ में आएंगे। तो अब अगर उसने हमें सामान वापस कर दिया और उसके अकाउंट को हम डेबिट ना करके अब क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि उसने सामान वापस कर दिया हमें, ठीक है, अब हमारे एसेट कम हो रहे हैं ना, तो उसके अकाउंट को अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं तो उसको क्या इशू करेंगे, उसको हम करेंगे क्रेडिट नोट इशू। क्या बताने के लिए, कि हमने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि अब आप हमें कम रुपए देंगे, अब पूरे रुपए नहीं देंगे, अब हमें कम रुपए देंगे, तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट नोट कौन इशू कर रहा है, कौन इशू कर रहा है क्रेडिट नोट, हमने उसको सामान बेचा था कि खरीदा था, ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, तो हमने इसको सामान बेचा था और उसने हमको वापस कर दिए हैं, ठीक है। तो हमने क्या इशू कर दिया, क्रेडिट नोट इशू कर दिया, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमने सेल किया था, उसने वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न में एंट्री हो गई। उसको हमने क्रेडिट में बेचा था, ध्यान रखना है, तब उसने वापस किया है, तो हमने सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री कर दी है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों कर रहा है, कौन बताएगा। सेल्स अकाउंट था इनकम, सेल्स अकाउंट जब हमने सेल की थी तो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो हमने सेल अकाउंट को किया था क्रेडिट सेल करते टाइम पे। सेल्स रिटर्न, अब हमारी इनकम हो रही है कम, और जब भी इनकम कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कंसर्न्ड अकाउंट को, और कंसर्न्ड अकाउंट क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट है, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं। लक्ष्मी ट्रेडर्स को क्रेडिट कौन कर रहे हैं, कौन बताएगा, फटाफट से कौन बताएगा। लक्ष्मी ट्रेडर्स हमारा डेटर था ना पहले जब हमने सेल किया था, अब वो वापस कर रहा है हमें सामान ना, तो अब वो हमारा डेटर कम हो रहा है, तो अगर कम हो रहा है तो हमारी असेट्स कम हो रही हैं, तो असेट्स कम हो रही हैं तो लक्ष्मी अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट, ठीक है। हम इंडिविजुअल लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर कर देंगे इस जनरल ट्रांजेक्शन की हेल्प से। उसके बाद हम सेल रिटर्न की जनरल बुक प्रिपेयर कर देंगे, बिल्कुल ये वैसे ही एक्ट करेगा जैसे सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट साइड करता है। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट ही होगा, वैसी बात है, तो उसका डेबिट साइड जैसा एक्ट करेगा ये। मतलब अगर सेल्स रिटर्न बुक बना रखी है तो इसका मतलब है सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, और जितने अकाउंट यहाँ लिखे होंगे वो सब क्या हो रहे होंगे, वो सब क्रेडिट हो रहे होंगे, वो सब इस केस में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लक्ष्मी ट्रेडर्स, लक्ष्मी अकाउंट्स, तो लक्ष्मी ट्रेडर का अकाउंट क्या कर देंगे, लक्ष्मी ट्रेडर्स का अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, ठीक है सर। आगे बताते हैं, आगे बताते हैं। अब क्रेडिट नोट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्रेडिट नोट इशू करेंगे ना, उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, तो क्रेडिट नोट किसने इशू किया, सेलर ने इशू किया क्रेडिट नोट, है ना, किसने इशू किया, सेलर ने। और डेबिट नोट किसने इशू किया था, कौन बताएगा। डेबिट नोट इशू किया बायर ने। डेबिट नोट कब इशू करते हैं, परचेजर्स रिटर्न के केस में, जब हमने सामान खरीदा और वापस कर दिया, है ना, जब हमने सामान खरीदा था और हमने सामान वापस कर दिया तो हमने क्या बनाया था, डेबिट नोट बनाया था, क्योंकि उसका अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। तो डेबिट नोट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय अ बायर और क्रेडिट नोट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय अ सेलर, ये लिखा हुआ है। क्रेडिट नोट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एंड डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द बायर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ईपीएफओ के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ढंग से पढ़ना है इसको, ठीक है। अच्छा, तो ये एग्जांपल है कि 2 वाटर प्यूरीफायर जो रमन ट्रेडर्स को हमने भेजे थे उनने हमको वापस कर दिया है, तो कुछ नहीं करना है, सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करनी है। इस सेल्स रिटर्न का डेबिट दिखा रहा होगा, तो जो अकाउंट क्रेडिट करेंगे रमन ट्रेडर्स को क्रेडिट करेंगे ना, क्योंकि उसने हमें वापस कर दिया है, तो रमन ट्रेडर्स को कर देंगे हम क्रेडिट
और एंटर कर देंगे अमाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें सेल्स, अब हम सेल्स, हमने रिटर्न बुक बना लिया तो हमने पोस्टिंग तो करनी पड़ेगी लेजर में, क्योंकि ये तो जनरल बुक है, लेजर तो बनाने पड़ेंगे और सबके लेजर बनाने पड़ेंगे, मतलब सेल्स अकाउंट का लेजर ही बनाना पड़ेगा। क्यों? सेम रीजन एज बिफोर जो हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि सेल्स रिटर्न जब हम बना रहे हैं ना, तो वो सिर्फ क्रेडिट वाले दिखा रहा है, जो हमने क्रेडिट में जो वापस किए हैं सामान, जो से हमने जो क्रेडिट में सेल किया था और हमको जो वापस मिला, सिर्फ वो दिखा रहा है सेल्स रिटर्न जनरल ना। तो हमें कैश में भी तो कुछ वापस किए होंगे, हमें कैश में भी तो वापस किए होंगे, किसी ने हमको रुपए दिए, जरूरी थोड़ी है कि हमने उसको इशू ही किया हो नोट, क्रेडिट नोट। हमने क्या कर दिया, तुरंत कैश ही वापस कर सकते हैं ना, तो इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाना जरूरी है। ठीक है, अब हम करते हैं कॉन्सेप्ट को चेक एमसीक्यूज के थ्रू। ठीक है, देखते हैं कितना समझ में आया पूरे लेक्चर में, या फिर जो पहले भी लेक्चर ले चुके हैं उसके बेसिस में भी पूरा पूरा एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश आर रिकॉर्डेड। गुड्स परचेज ऑन कैश, अच्छा कैश वर्ड आ गया सर, ये तो बहुत आसान है, हमको आता है, तो बताओ क्या है इसका आंसर। कैश अगर लिखा हुआ है तो कैश बुक में ही एंट्री होगी, सीधी सी बात है, बाकी सारी किसी बुक में एंट्री नहीं होगी, चाहे गुड्स खरीदा है, एसेट खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, कैश बुक में एंट्री हो जाएगी। कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, डज नॉट क्या लिखा हुआ है, डज नॉट। कैश नेचर, कैश नेचर को तो करता ही है, कैश नेचर को तो करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्रेडिट नेचर को डज नॉट रिकॉर्ड पूछा गया, क्या पूछा है, डज नॉट रिकॉर्ड। ठीक है, तो कैश नेचर को तो करता है, ठीक है, क्रेडिट नेचर को करता है क्या कैश? क्रेडिट नेचर के जो जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको क्या कैश बुक रिकॉर्ड करता है? नहीं करता है ना, तो इनको नहीं करता है, तो मतलब ये आंसर है इसका। कैश एंड क्रेडिट नेचर नन ऑफ दिस, अच्छा इसमें कैश एंड क्रेडिट नेचर भी लिख रखा है, तो ये तो कैश तो करता है ना, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। जो नहीं करता है वो सिर्फ, जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है क्रेडिट नेचर, क्योंकि क्रेडिट नेचर को रिकॉर्ड नहीं करता है। क्या पूछा है, डज नॉट, नहीं करता है, तो क्रेडिट नेचर वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल ऑफ दीज ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड इन परचेज अकाउंट। किसका टोटल हम परचेज अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, किसका टोटल हम परचेज अकाउंट में पोस्ट करते हैं? परचेज ऑफ फर्नीचर का, कैश एंड क्रेडिट परचेज का, परचेज रिटर्न का, या परचेज स्टेशनरी का, किसका? कैश और क्रेडिट परचेज दोनों का ही। क्यों? हमने डिस्कस किया था कि परचेज अकाउंट क्या दिखा रहा है, क्रेडिट परचेजेस भी दिखा रहा है और कैश परचेजेस भी दिखा रहा है, लेकिन जो परचेज बुक हमने बनाई थी ना, वो सिर्फ दिखा रहा था क्या, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस दिखा रहा था। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, परचेज अकाउंट की बात हो रही है। तो जो कैश हमने परचेज किए हैं और जो क्रेडिट परचेज किए हैं, दोनों का ही टोटल ऐड हो जाएगा परचेज अकाउंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जनरल, जो सेल्स रिटर्न जनरल जो बुक प्रिपेयर की थी ना सेल्स रिटर्न की, उसको हम कहाँ पोस्ट करते हैं? तो बहुत आसान है, सेल्स अकाउंट में नहीं, गुड्स अकाउंट में नहीं, परचेज रिटर्न अकाउंट में नहीं, कहाँ पोस्ट करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज रिटर्न जनरल, ये भी बहुत आसान है, परचेज रिटर्न जनरल को कहाँ पोस्ट करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट में। पोस्टिंग हो रही है तो मतलब जनरल से लेजर में हो रही होगी ना, तो इसमें लेजर कौन सा बनेगा परचेज रिटर्न जनरल के लिए? परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और है क्वेश्चन। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स मींस, अकाउंट्स के बैलेंस होने का क्या मतलब है? टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस से मतलब नहीं है सिर्फ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड नहीं, सिर्फ टोटल ऑफ डेबिट साइड नहीं, तो क्या आंसर होगा? डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने बैलेंस किया था ना, कैश बुक को बैलेंस किया था हमने, डेबिट वाला प्लस किया था, क्रेडिट वाला प्लस किया था, डेबिट वाला ज्यादा था, क्रेडिट वाला कम था, तो जहां कम था वहां हमने कैरी डाउन लिख दिया था, है ना, तो वो है डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब हमने कैश बुक पढ़ लिया, परचेज बुक पढ़ लिया, परचेज रिटर्न पढ़ लिया, सेल्स बुक भी पढ़ लिया अच्छे से, सेल्स रिटर्न भी पढ़ लिया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बुक को पढ़ने जा रहे हैं, जनरल प्रॉपर, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो हमें अच्छे से समझना है। अब जो भी एंट्रीज है, जो भी ट्रांजेक्शन इस किसी बुक में नहीं आई होंगी, वो किस में आ जाएंगे? जनरल प्रॉपर में। वो किस में आ जाएंगे? जनरल प्रॉपर में। तो अच्छे से समझते हैं कि जनरल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं। ठीक है, कौन कौन से केसेस को जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ध्यान सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं आइटम्स को क्रेडिट बेसिस में, गुड्स को छोड़ के, अगर कुछ भी हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, गुड्स को छोड़ के, ध्यान रखना है, असेट की बात हो रही है। ठीक है, असेट्स वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह की बात हो रही है, अगर उनको खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, किसमें? लेकिन क्रेडिट बेसिस में, तो वो परचेज बुक में तो आएंगे नहीं, तो किसमें आ जाएंगे? जनरल प्रॉपर में आ जाएंगे, जनरल प्रॉपर में। ठीक है, गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, अब ड्रॉइंग अकाउंट बनेगा, इसमें ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, अगर गुड्स को विड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो
ये एंट्री भी कहाँ होगी, ये किसी बुक में नहीं आ सकती। गुड्स को विड्रॉ करने की एंट्री कहाँ बताई मैंने कि किस बुक में आएगी, किसी में हमने पढ़ा अभी तक नहीं पढ़ा, तो किस में आ जाएगा, ये भी जनरल प्रॉपर में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, फिर से वही परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जब हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सैंपल में तो भी परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट क्रेडिट होना बहुत ही टिपिकल एंट्री है, क्योंकि परचेज अकाउंट तो हमेशा डेबिट होता है ना, क्यों, क्योंकि एक्सपेंस था। लेकिन यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये टिपिकल एंट्री भी कहाँ आएगी, जनरल प्रॉपर में आ जाएगी। लॉस ऑफ गुड्स सेम, फायर, थेफ्ट, स्पॉइलेज सेम चीज़ हो रही है, ठीक है, टिपिकल नेचर की ट्रांजेक्शन है, ये भी किस में आएगा, जनरल प्रॉपर में। याद रखना है, हमें एग्जाम में आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनी डिस्काउंट्स इन दी फाइनल सेटलमेंट, अगर हम फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं अपने क्रेडिटर को, फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को या फिर डेटर से फाइनल सेटलमेंट ले रहे हैं, दोनों ही केस में अगर हमें डिस्काउंट दे रहे हैं या मिल रहा है, तो वो किस में आएगा, जनरल प्रॉपर में आएगा, वो किसी और में नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन जो है जनरल प्रॉपर में आएंगे। डिपॉजिटेड इन बैंक ₹40,000 लिखा हुआ है, क्या ये आएगा जनरल प्रॉपर में, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो कैश बुक में आएगा, हमने डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो बैंक अकाउंट बढ़ गया होगा, कैश अकाउंट डिक्रीज हो गया, डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, इसमें आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। परचेज फॉर कैश, कैश में है तो कोई मतलब नहीं, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। परचेज ऑन अकाउंट, अच्छा क्रेडिट में खरीदा है, कुछ हो सकता है इसमें, क्रेडिट में खरीदा है फर्नीचर, फर्नीचर क्रेडिट में खरीदा है, तो बिल्कुल हो सकता है, हम पढ़ चुके हैं। फ्रॉम क्वालिटी फर्नीचर, ये होगा, जनरल प्रॉपर में आएगा, अभी हमने डिस्कस किया था। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹1200, तो कैश पे हो रहा है, एडवर्टीजमेंट नाम तो लिखा नहीं है, तो पे कर रहे हैं तो कैश में पे कर रहे होंगे, इसका मतलब है ये भी नहीं आएगा जनरल प्रॉपर में। सेल्स, सेल्स लिखा है, सेल्स टू मिस नूतन ऑन अकाउंट, सेल्स कर रहे हैं क्रेडिट बेसिस में, तो सेल्स जनरल सेल्स वाली बुक में आएगा, है ना, तो जनरल प्रॉपर में नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कैश बुक में आएगा। मेड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फॉर ₹1680 एंड द अमाउंट पेंडिंग वॉज 2000, अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है फाइनल सेटलमेंट में, आएगा जनरल प्रॉपर में आएगा, ठीक है। टेलीफोन बिल दिया हमने चेक से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक बुक में आ जाएगा, मतलब कैश बुक में आ जाएगा, डबल कॉलम कैश बुक में। परचेज स्टेशनरी, अच्छा असेट खरीदा हमने, असेट अकाउंट में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, अरे सर ये तो आना ही आना है, सब कुछ तो दे रखा है। गुड्स के अलावा कुछ भी अगर खरीदते हैं क्रेडिट बेसिस में तो वो आता है, तो ये भी जनरल प्रॉपर में आएगा, ठीक है। जनरल प्रॉपर में एंट्री कैसे करेंगे, सीधे सीधे उनकी जनरल एंट्री डाल देंगे। फर्स्ट है परचेज ऑन अकाउंट फर्नीचर, तो जनरल एंट्री में डिस्कस कर चुके हैं, सबकी जनरल एंट्री हम लिख देंगे फटाफट से, ठीक है। जनरल प्रॉपर हमने समझ लिया, हमने सारी की सारी बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं। कौन कौन सी बुक पढ़ी हमने, परचेज बुक पढ़ी, पहले हमने कैश बुक पढ़ी, सिंगल कॉलम डबल कॉलम, डबल कॉलम में बैंक और कैश दोनों यूज हो रहे हैं, है ना। परचेज बुक भी पढ़ी क्योंकि क्रेडिट परचेज में यूज होता है। सेल्स बुक पढ़ी क्योंकि क्रेडिट सेल्स में यूज होता है। परचेज रिटर्न बुक पढ़ी क्योंकि परचेज रिटर्न में यूज होता है। सेल्स रिटर्न बुक पढ़ी हमने क्योंकि जब सेल्स रिटर्न होता है, जब हमें कोई वापस करता है, जिससे हमने जिसको हमने क्रेडिट में सामान बेचा होगा उसने हमको वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न में एंट्री हो गई, ठीक है। और हमने जनरल प्रॉपर भी पढ़ लिया, हमने डेबिट नोट भी पढ़ लिया, क्रेडिट नोट भी पढ़ लिया कब इशू होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर भी पढ़ लिया है कि कब कब इसकी एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, टाटा बाय बाय।